आइसबर्ग प्रेसिडेंट पत्नी की कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई और उसकी संपत्ति रातों रात बेतहाशा बढ़ गई। एक आम इंसान होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए? मैं और कर भी क्या सकता हूं? तुरंत तलाक लेना चाहिए। एक सेकंड भी ज्यादा सोचना पैसों का अनादर करने जैसा होगा। पत्नी से कई अरब का तलाक का हर्जाना लो और शान से अपना सामान पैक करके निकल जाओ। बाई निंगबिंग ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली कि तेरी हिम्मत बढ़ गई है। येफान, मेरी तरफ देखकर तलाक मांगने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? 5 साल हो गए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मैंने ये 5 साल कैसे काटे हैं? जुआ खेलने से डर नहीं लगता, डर तो उधार लेकर जुआ खेलने से लगता है। किस घर का बच्चा रोज रोता है और किस घर का जुआरी हर दिन हारता है? बाई निंगबिंग आखिरकार इस काबिल हो गई कि मुझे आर्थिक रूप से आजाद कर सके। बेशक, मेरे तलाक मांगने की असली वजह उसका अमीर होना नहीं है। कोई सामान्य इंसान ऐसा क्यों करेगा? मुख्य बात यह है कि मुझे कुछ सुराग मिले हैं। बाई निंगबिंग के धोखा देने के सुराग। यह कहना झूठ होगा कि मुझे दुख या तकलीफ नहीं हुई। बाई निंगबिंग के चेहरे और शरीर की बनावट ऐसी है कि अगर वो मूर्ख भी होती तो भी मैं स्वीकार कर लेता। जिस दिन से वो कंपनी की सीईओ बनी, मुझे धुंधला सा एहसास हो गया था कि आज का दिन आ सकता है। मर्द अमीर होकर बिगड़ जाते हैं। वास्तव में मर्द शब्द हटा देना ही सही रहेगा। हर इंसान पैसा आते ही बिगड़ जाता है। बाई निंगबिंग को शायद नहीं पता कि उस दिन वो बाथरूम में लाउडस्पीकर पर फोन पर बात कर रही थी और मैंने अनजाने में सुन लिया था। जो हेकियांग ट्रायल के लिए आया है वो न केवल हैंडसम और काबिल है, बल्कि तुम्हारा एलुमनाई भी है। क्या तुम्हारा कोई विचार है? आवाज सुनकर लगा कि वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त लियू रुयान थी। बाई निंगबिंग ने अपना मेकअप ठीक करते हुए जवाब दिया कि बकवास मत करो, हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? कौन सा समझदार इंसान अपने साधारण दोस्त को मर्सिडीज एएमजी जीटी 63 उपहार में देता है? कितना भी पैसा हो, इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा मैं पूरी तरह सुन पड़ गया। मैं तो उससे पूछने आया था कि रात के खाने में क्या खाना है, लेकिन वही जम गया। वो लग्जरी कार कई पुरुषों की सपनों की कार है। बाई निंगबिंग ने एक बार कहा था कि जब हमारे पास पैसा होगा तो मेरे लिए एक खरीदेंगे। अब पैसा आ गया है और कार भी खरीद ली गई है, लेकिन अफसोस कि वो मेरे लिए नहीं है। बाई निंगबिंग ने लापरवाही से जवाब दिया कि बस एक कार ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। उधर से लियू रुयान ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, तो मैं उस पर नजर रखती हूं ताकि कोई और औरत उसे उड़ा न ले जाए। बाई निंगबिंग ने फोन काटते हुए कहा कि ठीक है। उन दोनों की बातचीत एकदम सामान्य बातचीत की तरह थी, जैसे कोई मामूली बात हो रही हो। लेकिन एक दरवाजे के पार खड़े मेरे लिए यह बिजली गिरने जैसा था। उन दिनों को याद करें तो हमने अपनी शादी का घर गिरवी रख दिया था और कंपनी शुरू करने के लिए जगह जगह से पैसे उधार लिए थे। हमारे पास शादी का रिसेप्शन देने के लिए कुछ हजार रुपए भी नहीं थे। हाल ही में बाई निंगबिंग को अचानक इस बात का एहसास हुआ और उसने एक भव्य शादी का जश्न मनाने की योजना बनाई। मुझे लगा कि यह प्यार की वजह से था, लेकिन पता चला कि यह उसकी मानसिक बेवफाई थी और इसी अपराध बोध के कारण वो मुझे मुआवजा देना चाहती थी। जहां तक शारीरिक बेवफाई की बात है, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। वो अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देती है, शायद शादी में रहते हुए धोखा न दे। लेकिन महिलाओं की एक ही बात तय है कि वे बहुत जल्दी बदलती है। यहां मेरे साथ प्यार से रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे मर्द पर मेहरबान न हो। मुझे जो प्यार चाहिए वो दोनों तरफ से बराबरी का होना चाहिए। जब उसने नया साथी ढूंढने का मन बना ही लिया है, तो मैं भी उसकी जिंदगी में जबरदस्ती नहीं बने रहना चाहता। मैंने वकील से संपर्क किया और एक टी हाउस में मिलने का समय तय किया। चाय के कमरे में लगे टीवी पर बाई निंगबिंग की कंपनी के लिस्ट होने और उसके शहर की सबसे अमीर महिला बनने की खबर चल रही थी, और रिपोर्टिंग करने वाला वही अज्ञात हेकियांग था। वो देखने में सुडौल, सुंदर और किसी युवा स्टार की तरह गोरा चिट्टा लग रहा था।
ऐसा लगता है कि आजकल की लड़कियों को ऐसे ही हैंडसम लड़के पसंद आते हैं। टीवी पर हेकियांग बहुत ही सभ्य, सज्जन और खगोल विज्ञान, भूगोल, इतिहास हर चीज का जानकार दिख रहा था। वो कहानियों और कविताओं का आसानी से हवाला दे रहा था। लाइव ब्रॉडकास्ट और अरबतियों के सामने जरा भी नहीं हिचकिचा रहा था। औरतों की तो बात ही छोड़िए, मुझे भी वो पसंद आने लगा। मुझे लगातार टीवी घूरते देखकर मेरे हाई स्कूल के दोस्त और वकील चेन ताओ ने मजाक उड़ाया कि ये हेकियांग नाम का लड़का तुम्हारे कॉलेज के दिनों जैसा दिखता है। मैं झटके से उठ खड़ा हुआ और बोला कि ये मुझसे कहां से मिलता जुलता है। देखो इसे क्लियरली, इसमें पौरुष की कमी है। ये बस एक नाजुक सा लड़का है। मैं तो असली मर्द हूं। चेन ताओ ने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा कि तुम दोनों एक ही कॉलेज के हो। उसे भी नामी पूर्व छात्र माना जाता है। पुरानी क्लासमीट में सब यही मानते थे कि तुम दोनों एक ही टाइप के हो। मुझे नहीं पता था कि कॉलेज के दिनों में लोगों की नजर में मैं एक चॉकलेटी लड़का था। इस विषय पर आगे बात करने का मन नहीं था। मैंने चेन ताओ की तरफ देखकर कहा कि मैंने तुम्हें सलाह लेने के लिए बुलाया है। मुझे तलाक चाहिए। चाय का कप पकड़े चेन ताओ का हाथ काम गया। उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और बोला कि ये फान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उस समय हर जगह कर्ज था। अब जाकर हालात सुधरे हैं और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें तलाक चाहिए। क्या तुम हे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तलाक पर मजाक करने के लिए यहां आया हूं? चेन ताओ ने चाय की चुस्की ली। ऐसा लगा कि वो अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन ये स्वाभाविक भी था। 5 साल पहले बाई निंगबिंग की कंपनी बंद होने के कगार पर थी और वो डिफॉल्टर बनने वाली थी। ये मैं ही था जिसने बिना सोचे समझे अपनी पूरी बचत लगा दी और फिर अपनी मेहनत की कमाई से खरीदे गए शादी के घर को गिरवी रख दिया। आखिरकार अपनी अच्छी साख के दम पर काफी पैसा उधार लिया और बाई निंगबिंग को मुसीबत से निकाला। अगर वो सफल न होती तो या तो मैं कंगाली की हालत में आ जाता या फिर छत से कूद जाता। मैंने उसके सबसे गरीब और बुरे दौर में उससे शादी करने का फैसला किया था। अब जब वो अमीर हो गई है तो तुम तलाक ले रहे हो। तुम आज भी कॉलेज के दिनों की तरह अप्रत्याशित काम करते हो। चेन ताओ ने हंसते हुए हम दोनों के लिए गर्म चाय डाली और बेबसी से खुद पर हंसने लगा। मैंने चाय का आधा कप पिया और लकड़ी की कुर्सी पर टेक लगाकर चेन ताओ की ओर देखा कि ताओ, उस समय वो लगभग बर्बाद हो चुकी थी। आर्थिक या भावनात्मक रूप से मैं उसे संभाल सकता था, लेकिन अब वो शंघाई की सबसे खूबसूरत महिला है, शंघाई की सबसे अमीर इंसान है और मैं 9 से 5 की नौकरी करने वाला एक आम कर्मचारी हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी उसे संभाल सकता हूं? चेन ताओ ने एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं बोला। चेना ताओ ने मुझसे पूछा कि क्या बाई निंगबिंग ने मेरे साथ बेवफाई की है, क्योंकि उसने हाल ही में एक नया साथी तलाश लिया था। बाथरूम की उस घटना को याद करते हुए मैंने कहा कि मुझे पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही है। चेना ताओ ने मेज को थपथपाते हुए कहा कि सिर्फ सोचने भर से कोई अपराधी नहीं बन जाता और मुझे इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मेरे मन में पल भर के लिए हिचकिचाहट हुई, लेकिन फिर मुझे बाई निंगबिंग के वे शब्द याद आ गए कि जब कोई महिला किसी पुरुष को मना नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे रही है। मैंने हंसते हुए चेना ताओ से पूछा कि उनके तलाक के मामलों में कितने लोग वापस सुधर पाए हैं, क्योंकि कोर्ट जाने के बाद किसी की गरिमा नहीं बचती। चेना ताओ मेरी बात समझ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में बहुत ज्यादा शांत और शांतचित्त दिख रहा हूं। वास्तव में जब से उसकी कंपनी फिर से सफल हुई थी, तब से मैं इस दिन के लिए तैयार था। वहां केवल हे चांग ही नहीं था, बल्कि उसका पुरुष सचिव और अन्य लोग भी थे। बाई निंगबिंग की कंपनी में जाने पर मुझे उसके पति होने के बावजूद मिलने का समय लेना पड़ता था। उसके मेज पर हमेशा ताजे गुलाब के फूल रखे रहते थे। मैंने उसे अपने सचिव के साथ खाना खाते और उसकी पोशाक की जिप बंद करवाते देखा था। जब वे तैयार हो जाते थे, तब मैं कमरे में जाकर उसे गर्म सूप देता था।
लेकिन शाम को उसका ड्राइवर वो सूप का डिब्बा बिना छुए मुझे वापस लौटा देता था, जिस पर सिगरेट की राख पड़ी होती थी। मेरी बात सुनकर चेना ताओ ने सिर हिलाया और कहा कि मुझे उनके ग्राहकों को सिखाना चाहिए कि कैसे समझदारी से काम लिया जाए। कोई भी पुरुष अपनी खूबसूरत और सफल पत्नी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहता, और मैं भी अलग नहीं था। लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि रिश्ते को सम्मानपूर्वक खत्म करना ही बेहतर है, ताकि मुझे अपना हक मिल सके। साथ ही मैंने मन में यह फैसला भी किया कि तलाक से पहले मैं चांग से एक बार जरूर मिलूंगा। जब बाई निंगबिंग घर लौटी तो मैं टीवी पर है चांग का इंटरव्यू देख रहा था, जिसमें वह भी मौजूद थी। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा कि क्या वह स्क्रीन पर अच्छी लग रही है, और बताया कि इंटरनेट पर बहुत से लोग उसे अपनी पत्नी कहते हैं। उसका व्यवहार इतना स्वाभाविक था कि मुझे एक पल के लिए लगा कि शायद उसने है चांग को केवल कार का एक खिलौना मॉडल ही दिया था। मैंने सामान्य बनते हुए उससे एक नई स्पोर्ट्स कार दिलाने को कहा। बाई निंगबिंग ने हंसते हुए हाँ कर दी। जब मैंने मर्सिडीज AMG की बात की तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसने पैनामेरा कार खरीदने का सुझाव दिया। मैंने सर्वोच्च मॉडल वाली पैनामेरा लेने की शर्त रखी, ताकि मेरी कार है चांग की कार से बेहतर रहे। नई कार मिलने के अगले ही दिन मेरी कार की सीधी टक्कर है चांग की AMG कार से हो गई। हे चांग सड़क के किनारे गुस्से में खड़ा था। उसकी कार का एक हिस्सा पूरी तरह दब गया था, लाइट टूट चुकी थी और पहिया भी निकल गया था। पुलिस के आने पर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि किसी ने उसे रास्ता क्यों नहीं दिया। पीछे फंसे अन्य चालकों ने भी उसे खरी खोटी सुनाई। जब मैं अपनी कार से बाहर निकला तो मुझे देखते ही है चांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत पुलिस से कहा कि बीमा कंपनी बाकी बात संभाल लेगी, और वो वहां से चला गया। मुझे लगा कि वो तलाक की प्रक्रिया में मुझसे भी ज्यादा जल्दबाजी में था, क्योंकि वो जानबूझकर मेरी कार से टकराया था। घर पहुंचकर मैंने चेना ताओ को फोन किया और तलाक के दस्तावेज तैयार करने को कहा। चेना ताओ ने आश्चर्य जताया, लेकिन मेरे कड़े रुख को देखकर उन्होंने अगली सुबह दस्तावेज भेजने का वादा किया। अगले दिन सुबह मुझे तलाक के कागजात मिल गए, जो पूरी तरह से निष्पक्ष थे। मैं कागजात लेकर बाई निंगबिंग के दफ्तर पहुंचा। मैंने उससे मर्सिडीज AMG की चाबी मांगी। बाई निंगबिंग ने बात टालने की कोशिश की और कहा कि ये एक मामूली कार है, लेकिन जब मैंने कड़े लहजे में दोबारा वही सवाल पूछा तो उसने हार मानते हुए कहा कि वो कल मुझे चाबी दे देगी। मैं मुस्कुराया और बिना कुछ और कहे उसके दफ्तर से बाहर निकल आया। द्वार बंद करने से पहले निंगबिंग ने पूछा कि क्या ये जलन हो रही है। मैंने अपने कदम रोके और बिना पीछे मुड़े कहा कि तुम जो सोचना चाहती हो सोच सकती हो। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कार्यालय के भीतर से एक कांच के कप के टूटने की आवाज आई। AMG की चाबी पाने के बाद मैं शी वैन बाओ वीकली इमारत के नीचे वाली कॉफी शॉप में गया और ही कियांग को बातचीत के लिए बुलाया। जब ही कियांग अंदर आया तो मेरी नजर उस पर पड़ी। टीवी इंटरव्यू की तुलना में उसका चेहरा काफी खराब लग रहा था और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। पता नहीं कार वापस मांगने की वजह से ऐसा हुआ था या कुछ और। खिड़की के पास वाली मेज पर बैठकर मैंने सामने वाली सीट की तरफ इशारा किया और कहा कि ही सर कृपया बैठिए। जब उसकी नजर मेज पर रखी AMG की चाबी पर पड़ी तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गई और वो जोर से कुर्सी पर बैठ गया। उसने पूछा कि क्या ये सर यहां मुझसे शेखी बघारने आए हैं। ही कियांग ने अपने बालों को हाथ से संवारा और अपना गोरा चेहरा दिखाते हुए कहा कि बस निंगबिंग जैसी मजबूत औरत अगर दी हुई चीज वापस मांगती है तो बाद में वो मुझे और भी महंगा तोहफा देकर इसकी भरपाई करेगी। मैंने सहमति में सिर हिलाया और कहा कि इतना आसान सा तर्क तो मैं जरूर समझता हूं, पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसने आगे कहा कि पर ये IR का ऐसा करना क्या निंगबिंग को गलत साबित नहीं करता और उसकी इज्जत कम नहीं करता। उस खुद को समझदार समझने वाले ही कियांग को देखते हुए मैंने शांति से चाबी उसकी तरफ खिसका दी और कहा कि मेरे सामने उसकी इज्जत की कोई कीमत नहीं है।
ही सर, मेरी मौजूदा संपत्ति के हिसाब से एएमजी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं शेखी बघारूं। इसे वापस लेने की वजह बस ये है कि यहां मैं कुछ सेकंड के लिए रुका। ही कियांग ने सतर्क होकर मुझे देखा। मैंने हाथ हिलाया और हंसते हुए कहा कि घबराओ मत, मैं बस इसे तुम्हें सही तरीके से देना चाहता था। ही कियांग ने त्योरिया चढ़ाकर कहा कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मैंने कहा कि अगर तुम्हें यह चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम इसे छीन नहीं सकते, समझे मेरे प्यारे भाई। ही कियांग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसके हाथ की कॉफी सीधे नीचे गिर गई। उसने कॉफी मेज पर रखी और हैरान होकर मुझे देखने लगा। उसे लगा कि मुझे नहीं पता, लेकिन असल में वो मेरा सौतेला भाई है। 20 से ज्यादा सालों तक न मिलने के बाद जब हम दोबारा मिले तो हम दोनों ने एक दूसरे को न पहचानने का नाटक किया। लेकिन जिस पल मैंने उसका नाम सुना, मुझे अंदाजा हो गया था कि ये वही है। कार दुर्घटना वाले दिन जब उसने मुझे देखा था तो यकीनन उसने भी मुझे पहचान लिया होगा। यह सच है कि व्हाइट निंगबिंग को हासिल करने की कोशिश में वो उसके पति की जानकारी कैसे नहीं जुटाता। अपनी उस सौतेली मां के बारे में जितना मैं जानता हूं, जब ही कियांग और व्हाइट निंगबिंग साथ आते तो वो ही कियांग को खींचकर मुझसे माफी मंगवाने लाती। फिर ही कियांग आंखों में आंसू भरकर रोते हुए कहता कि भाई, ये सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि व्हाइट निंगबिंग मेरी भाभी है। मजाक है क्या? जब मैं ये सब पहले से समझ सकता हूं तो ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। याद है कि कैसे उस मां बेटे की जोड़ी ने हमारे साथ क्या किया था। मेरी मां को घर से बेदखल कर दिया गया था, और वो भी बिना किसी अधिकार के। तब मुझे एक बात समझ आई थी कि पहले हमला करो, वरना दूसरे के वार का शिकार बन जाओगे। काफी देर तक खामोश रहने के बाद मेरे होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और मैंने कहा कि मैं व्हाइट निंगबिंग से तलाक लेने की योजना बना रहा हूं। यह सुनते ही कियांग की सुस्ती पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर मैंने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि लेकिन तुम कभी उसके पति नहीं बन पाओगे। ये बात तलाक के समझौते में लिखी जाएगी। ही कियांग अभी इस खुशखबरी को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि मैंने उसे निराशा में धकेल दिया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके होठ कांपने लगे। उसने कहा कि भाई, उस समय हम छोटे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं निर्दोष हूं। इतने सालों से माता पिता तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो, आखिर हमारा खून का रिश्ता तो है। मैंने हाथ उठाकर उसे इमोशनल बातें करने से रोका और तंज कसते हुए कहा कि ही कियांग, मैं तुम्हारी वजह से एक बार नुकसान उठा चुका हूं, दूसरी बार नहीं उठाऊंगा। अपनी ये अदाकारी बंद करो। ही कियांग का चेहरा कठोर हो गया और उसने कहा कि सोचा नहीं था कि तुम इतने कठोर दिल के होगे। फिर वो सुस्ती से अपनी कुर्सी से टिककर बैठ गया और बोला कि निंगबिंग ने मुझसे शिकायत की थी कि तुम दोनों की शादी में बहुत समस्याएं हैं और तुम्हारे साथ रहना बहुत थका देने वाला है। मैंने इनकार नहीं किया और कहा कि शायद ऐसा ही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। अपनी बात खत्म करके मैं जाने के लिए खड़ा हो गया। उसने कहा कि भाई, अगर तुम्हारा व्हाइट निंगबिंग से तलाक होता है तो फायदा मेरा ही है। मैंने तिरछी नजर से उसे देखा और कहा कि खुद को ज्यादा होशियार मत समझो, तुम सिर्फ एक जरिया भर हो। यह कहकर मैं सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। घर लौटने के बाद मैंने व्हाइट निंगबिंग में कमियां निकालना शुरू कर दिया। तरह तरह के बहाने बनाकर झगड़े किए और बात बंद कर दी। आखिर तलाक होने ही वाला था, तो फिर से प्यार जताना सही नहीं लगता, और अगर किसी और को यह रिश्ता सौंपना ही था तो किसे सौंपता। किसी को भी चुन लेता, पर अपनी सौतेली मां के बेटे को तो बिल्कुल नहीं, जिससे मेरी दुश्मनी थी। जब शादी का इंतजाम करने वाली कंपनी वाले मुझसे शादी की जगह की सजावट के बारे में बात करने आए तो मैंने उनसे सीधे कह दिया कि शादी टाल दी गई है और इसके बारे में बाद में बात करेंगे। निंगबिंग को जब पता चला कि शादी रद्द हो गई है तो वो घर आकर मुझसे सवाल करने लगी। मैंने अपने बैग से तलाक का समझौता निकाला और कहा कि इसे देख लो,
अगर कोई आपत्ति न हो तो दस्तखत कर दो। निंगबिंग ने पूरी तरह हैरान होकर मुझे देखा और कहा कि ये फैन, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोफे पर शांति से बैठा था और बिना किसी हाव भाव के उसकी तरफ देख रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि मैं पागल हो गया हूं। मैंने उसे याद दिलाया कि पिछले कुछ सालों में हमारे रिश्ते का क्या हाल रहा है, और ये बात वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि हम लंबे समय से तलाक की कगार पर खड़े थे। सफेद रंग की तरह जम चुकी बर्फ जैसा उसका चेहरा शांत होने की कोशिश कर रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और मुझसे पूछा कि क्या ये सब है चांग की वजह से है। वो जानती थी कि वो मेरा सौतेला भाई है। मैंने सीधा तलाक का कागज उसकी तरफ फेंक दिया। इस बार मैं अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और चिल्लाकर बोला कि उसे कुछ भी नहीं पता है। अगर उसे मेरे और उसके रिश्ते का सच पता होता तो वो कभी उसके करीब जाने की गलती नहीं करती। मैं गुस्से में अपनी उंगली उसकी तरफ उठाकर बोला कि कुछ पैसे आ जाने का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ नजरअंदाज कर सकती है। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने कहा कि इतने सालों की शादी में उसने मुझे कभी इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा था। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने आगे बढ़कर मुझे दोनों हाथों से गले लगा लिया। उसने रोते हुए कहा कि वो बस मुझे मेरे पिता से मिलाना चाहती थी। वो इस बात को लेकर असमंजस में थी कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। उसने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतनी जल्दी पता चल जाएगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या उससे मेरे पिता को समझने में कोई भूल हुई है। उसकी बातें सुनकर मेरे मन का गुस्सा गहरे दुख में बदल गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे कहा कि वो सच में कुछ भी नहीं जानती। उसने सिर हिलाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। उसे मालूम था कि 5 साल पहले मैं एक दिमागी डॉक्टर के पास गया था। मैंने उसे खुद से दूर धकेला और कहा कि जिसने वो दर्द नहीं सहा, वो दूसरों को अच्छाई का ज्ञान नहीं दे सकता। उसे नहीं पता कि मेरा परिवार कैसे बर्बाद हुआ था। मेरे पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी, फिर भी उन्होंने मेरी मां को बिना एक भी पैसा दिए घर से निकाल दिया था। उन्होंने मेरी जिम्मेदारी भी नहीं ली। इस सदमे से मेरी मां गहरे तनाव में चली गई और दिन रात दुखी रहने लगी। वो ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने कहा कि शायद मुझे कोई तफ़मी हुई है, जैसा कि मुझे उसके और हे चांग के रिश्ते को लेकर हुई थी। उसने बताया कि उसने जो गाड़ी दी थी वो अपनी सहेली लियू रुयान के लिए दी थी, जो उसे पसंद करती थी। उसने बस उस गाड़ी का इस्तेमाल उसका ध्यान खींचने के लिए किया था। मैंने उससे कहा कि वो अब भी कुछ नहीं समझ रही है। वो आदमी आखिरकार उसी औरत का बेटा है जिसने मेरे घर पर कब्जा किया था। उस औरत ने मेरी मां को बेघर किया, हमारी सारी संपत्ति हड़प ली और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी। अगर मैं सही समय पर उस घर से बाहर नहीं निकलता तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। चाहे वो चांग को सिर्फ अपना जेठ मानती हो, लेकिन हे चांग अपनी मां के नक्शे दम पर चलकर सब कुछ छीनने के इरादे से आया था। मैंने जमीन पर गिरा हुआ तलाक का कागज उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने उसे शादी के समय किया गया वादा याद दिलाया। हमने तय किया था कि अगर हम में से कोई भी अलग होना चाहेगा तो दूसरा उसे नहीं रोकेगा। संपत्ति का बंटवारा वो अपनी मर्जी से कर सकती थी, लेकिन मेरी एक ही शर्त थी कि उसका अगला पति है चांग नहीं होना चाहिए। उसने कागज नहीं पकड़ा और रोती हुई आंखों से मुझे देखने लगी। उसने पूछा कि क्या मैं उसके साथ सही कर रहा हूं। उसने मुझे कंधों से पकड़ा और दीवार से सटाकर पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है जिसके लिए मैं उसे इतनी बड़ी सजा दे रहा हूं। मैंने धीरे से उसके हाथ हटाए और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा कि कुछ सालों बाद उसे मेरी बात समझ आएगी और वो मेरा शुक्रिया अदा करेगी, क्योंकि इंसान की नीयत का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने मेरी कमर में बाहें डाली और अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया। उसने पूछा कि क्या हमें सच में इस मोड़ तक आना पड़ेगा।
उसने कहा कि कम से कम इतने सालों के साथ का ख्याल रखते हुए मुझे इतना कठोर नहीं होना चाहिए। उसने अपना सिर उठाकर मुझे गुस्से से देखा। दूसरी तरफ मेरा चेहरा एकदम शांत था और मेरी आंखों में कोई भावना नहीं बची थी। उसने मुझे पीछे धकेला और मेज पर रखा पेन उठाकर तलाक के कागज पर दस्तखत कर दिए। उसने पेन फेंक दिया और कागज मेरे हाथ में थमाकर सीधे बाहर निकल गई। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद मैं सब्जियां खरीदकर अपनी मां के घर खाना बनाने चला गया। बिना किसी संपत्ति के घर से निकाले जाने के बाद भी मेरी मां ने खुद काम करके अपना पेट पाला था। जब उनकी कमाई होने लगी तब उन्होंने मेरी जिम्मेदारी संभाली थी। तब से हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर रह रहे थे। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं उन्हीं के साथ था। जब मेरी पत्नी ने कहा कि उसे सास के साथ रहने में परेशानी होती है, तब मैं अलग मकान में रहने गया था। दरवाजा खोलते ही मेरी मां के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मेरे पीछे देखते हुए पूछा कि मैं अपनी पत्नी को साथ क्यों नहीं लाया। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। अगर मैं उन्हें बताता कि मेरा तलाक हो चुका है तो वो बहुत परेशान हो जाती। इसलिए मैंने बहाना बनाया कि वह किसी जरूरी बैठक में व्यस्त है। मेरी मां ने एक सांस ली और कहा कि अब उसकी कंपनी अच्छी चल रही है तो हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मेरी घबराहट देखकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा कि क्या वो अब भी बच्चे के लिए मना कर रही है। पहले काम का बहाना था, लेकिन अब जब उसका काम जम चुका है तो उसे कोई नया बहाना नहीं बनाना चाहिए। खाना खाते समय मेरी मां इस बात को लेकर चिंता जताती रही। मुझे लगा कि अगर मैं उसके साथ रहता तो शायद अपनी मां की तरह ही हमेशा डरा हुआ और परेशान रहता। मुझे भी हमेशा यही डर लगा रहता कि वो बाहर किसके साथ है। मैं बस इतना ही कह पाया कि सब सही समय पर हो जाएगा। मुझे वो दिन याद आए जब हम एक छोटे से कमरे में किराए पर रहते थे। उस समय उसने बच्चे को लेकर कहा था कि हमारे पास न तो पैसा है और न ही समय। ऐसे में बच्चा पैदा करना सिर्फ एक बड़ा बोझ होगा। उस समय के हालात और सुबह से रात तक की हमारी भागदौड़ को देखते हुए बच्चे की बात सोचना वाकई सही नहीं था। उस दौर में वो बहुत सीधी और भली इंसान थी। उसने तो यहां तक कहा था कि अगर उसका काम ठप हो गया तो वह मुझसे अलग हो जाएगी ताकि मैं कोई और रास्ता चुन सकूं। ये बात बोलने के बाद ही मुझे बड़ा सबक सिखाया गया था। उसी दिन से हम दोनों पति पत्नी ने एक साथ मिलकर मेहनत की और तब जाकर हमारे जीवन में अंधेरा छटा और नया उजाला आया। पुराने दिनों को याद करूं तो समय भले ही बहुत कठिन था, लेकिन उस दौर में मेरे और बाल निंगबिंग के बीच कोई पर्दा नहीं था। वो दुनिया के सामने तो एक कड़क और ठंडी रहने वाली कंपनी की मालकिन थी, पर घर आते ही मेरे साथ एकदम बचकानी और नटखट हो जाती थी। मेरे नहाते वक्त अचानक अंदर घुस आती और कहती कि मेरी पीठ पर बेवजह क्यों मारते हो। सोते समय भी उसका बचपन खत्म नहीं होता था। पुरानी बातें अब बीते कल का धुआं बन चुकी है। खाना खाने के बाद जब मैं अपनी मां से तलाक की बात करने ही वाला था कि तभी मां बर्तन समेटते हुए उठी और मुझे समझाने लगी कि बेटा, एक औरत का दिल उसके बच्चे से बंधा होता है और बच्चा पैदा होते ही परिवार संभल जाता है। यह सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुरंत पलटकर कहा कि उस इंसान ने अमीर होते ही आपको ताने दिए कि आपने मुझे पैदा किया और आखिर में आपको कुछ भी नहीं मिला। ये सुनते ही मां एकदम सुन पड़ गई और उनका चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलत बात निकल गई थी। मैंने तुरंत खड़े होकर मां से माफी मांगी और कहा कि मुझे इस तरह कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मां ने सिर हिलाया और बहते आंसू पोंछते हुए कहा कि गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है, क्योंकि मैं एक अच्छी मां का फर्ज नहीं निभा पाई। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम समझदार बच्चे हो और मुझे यकीन है कि तुम अपना घर और जिंदगी अच्छे से संभाल लोगे। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि मां, अब आपको इन सब बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाल निंगबिंग से तलाक हो चुका है। इतना कहकर
मैंने अपनी जेब से तलाक के कागजात निकाले। मां पूरी तरह हैरान रह गई और मेरे हाथ से वो हरा लिफाफा छीनकर उसे ध्यान से पढ़ने लगी। कागजात पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी मारी और गुस्से से कहा कि पत्ता काटकर तू क्या मुझे मारना चाहता है? निंगबिंग तेरे साथ कितनी अच्छी थी और अब अमीर होते ही तू हवा में उड़ने लगा है। मां की तड़प देखकर मैंने फ्रिज से ठंडी ड्रिंक निकाली और एक बड़ा घूंट भरकर कहा कि आप बेफिक्र रहो, मुझे तलाक में इतना पैसा मिला है कि हम दोनों की पूरी जिंदगी बिना किसी परेशानी के आराम से कट जाएगी। मां ने घूरते हुए मुझसे पूछा कि क्या इतने में ही तुम्हारा पेट भर गया? मैंने कहा कि बिल्कुल, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है। मैंने खुद तलाक की अर्जी दी थी और जब ये बात के हाथों से बाहर जाएगी तो वो केवल मुझे नीचा दिखाएगा और निंगबिंग की तारीफ करेगा। इससे उसकी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि शेयर के दाम और बढ़ जाएंगे। मां ने मुझे शराब पीते हुए देखा और धीमी आवाज जब मैं पूछा कि क्या तुम दोनों के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं जानता था कि मां निंगबिंग को बहुत पसंद करती थी। पहले वो बहुत सुलझी हुई और घर संभालने वाली लड़की थी। पैसे आने के बाद भी वो मां के लिए तोहफे लाती थी और मेरे सामने हमेशा प्यार से रहती थी। लेकिन मां ये नहीं समझती कि कामयाबी के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ी औरत कभी नीचे की जमीन नहीं देखती। जो लोग उसके शुरुआती दिनों में साथ थे, उन्हें याद करने का भी उसके पास वक्त नहीं होता और धीरे धीरे सब पीछे छूट जाते हैं। मैंने मुस्कुराकर मां से कहा कि अलग होने के बाद से मुझे बहुत सुकून की नींद आ रही है और खाना भी अच्छे से पच रहा है। मां ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा कि मेरी ही किस्मत खराब थी जो उस वक्त मुझे घर से निकाल दिया गया और इसी वजह से तुम्हारा शादी पर से भरोसा उठ गया। मैंने हंसकर कहा कि मां, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी कंपनी के ज्यादातर साथियों का तलाक हो चुका है और जो साथ रह भी रहे हैं वे बस दुनिया को दिखाने के लिए एक दूसरे से छिपकर अपनी अलग दुनिया जी रहे हैं। मां ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि निंगबिंग उन लोगों जैसी नहीं है और तुम्हें उस पर भरोसा रखना चाहिए। मां केवल सिक्के का एक पहलू देख रही थी। मैंने ड्रिंक का एक और घूंट लिया और कहा कि मां, मैं तो बस एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान हूं, जबकि निंगबिंग का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो सिर्फ एक शहर की सबसे अमीर औरत बनकर नहीं रुकेगी, बल्कि कुछ सालों में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाएगी। ये सच है कि निंगबिंग ने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत और रुतबा बढ़ता गया, मेरे दिल की बेचैनी भी बढ़ती गई। पहले लोग मुझे मेरे नाम से जानते थे, लेकिन बाद में सब मुझे सिर्फ मैडम का पति कहकर बुलाने लगे। मां का घर छोड़कर मैंने अपना सामान बांधा और दुनिया घूमने निकल पड़ा। दक्षिण अमेरिका से लेकर बर्फानी इलाकों और मालदीव के समंदर किनारे तक मैं जूस पीते हुए घूमता रहा। तभी अचानक फोन बजा। देखा तो मेरे उस पिता का फोन था जो सालों में कभी एक बार याद करते थे। फोन उठाते ही उधर से भारी आवाज आई कि सुना है तुम्हारा तलाक हो गया है, अब मेरी कंपनी में आ जाओ, आखिर में ये सब तुम दोनों भाइयों का ही तो है। मैंने हंसते हुए कहा कि आप बूढ़े होकर मतिभ्रष्ट हो गए हैं। आपकी वो कंपनी अब किसी काम की नहीं बची, वरना एक गाड़ी मिलने पर इतने खुश न होते। उधर से पिता के खांसने की आवाज आई और तभी उनकी दूसरी पत्नी की आवाज गूंजी कि ज्यादा घमंड मत करो, कुछ दिनों में मेरा बेटा निंगबिंग को अपना बना लेगा और जब शादी होगी तो तुम्हें जरूर बुलाएंगे। मैंने फोन में ही सीधे कहा कि बुढ़िया, तुम आज भी वैसी ही बेशर्म हो जैसी सालों पहले थी। पीछे से पिता की चिल्लाने की आवाज आई कि दोनों भाई एक ही औरत के पीछे पड़े हैं, क्या थोड़ी भी गैरत बची है? वो लड़का किसी से भी शादी कर ले, लेकिन निंगबिंग इस घर की बहू नहीं बनेगी। अगर वो हर साल हमें काम न दे तो हमारी दुकान कब की बंद हो चुकी होती। मैंने बिना किसी की सुने फोन काट दिया, क्योंकि उनके रोज के नाटक सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस आदमी ने खुद पहली पत्नी को धोखा दिया, आज उसका अपना बेटा भी वही सब कर रहा था। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। जब मैं घूम फिरकर अपनी मस्ती में था,
तब मां का दोबारा फोन आया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता ने कुछ कागजात भेजे हैं और वे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम करना चाहते हैं। मैंने पूछा कि क्या बूढ़ा आदमी अब अंतिम सांसें गिन रहा है? मां ने कहा कि शायद उम्र के इस पड़ाव पर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। मैंने कहा कि मां, उससे कह दो कि तलाक में मुझे जो पैसा मिला है वो उसकी पूरी जायदाद से 100 गुना ज्यादा है। मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं है। वो अपने सिवा किसी का नहीं हुआ। जबकि निंगबिंग ने कम से कम इस मामले में बापन दिखाया। फोन काटने से पहले मां ने अचानक कहा कि आजकल निंगबिंग रोज शाम को मेरे घर खाना खाने आती है और अगर कभी नहीं आ पाती तो फोन करके माफी मांगती है। जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब भी वो इतनी बार नहीं आती थी। उसका नाम किसी के साथ नहीं जुड़ रहा है और मुझे लगता है कि उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए जगह है। तुम एक बार फिर सोच लो। मैंने अनदेखा करते हुए कहा कि मां, अगर वह आए तो तुम्हें उसकी खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। विदेश में 2 महीने बिताने के बाद मैं वापस लौट आया। देश आते ही मेरे दोस्त का फोन आया कि स्कूल के सारे पुराने दोस्त इकट्ठा हो रहे हैं और मुझे जरूर आना है। अब जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मना करने का बहाना भी नहीं था। वैसे भी मुझे ऐसी बैठकों में जाना पसंद नहीं था जहां लोग सिर्फ एक दूसरे की हैसियत का अंदाजा लगाते हैं और फालतू की बातें करते हैं। जब मैं और मेरा दोस्त कमरे के बाहर पहुंचे तो अंदर बातें चल रही थी। एक लड़का कह रहा था कि मैंने तो पहले ही कहा था कि इन दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अब पैसा आते ही किसे आजादी पसंद नहीं होती। दूसरा बोल रहा था कि वो अब पछता रहा होगा क्योंकि इतने साल साथ रहने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। अगर उसने उस वक्त किसी साधारण लड़की को चुना होता तो आज ये नौबत न आती। तभी एक तीसरे दोस्त ने कहा कि तुम लोग जलना बंद करो। क्या तुमने खबरें नहीं देखी? ये देश के इतिहास का सबसे महंगा तलाक है। वो भले ही अलग हो गया हो, लेकिन उसके पास जितना पैसा है उतना तुम सब मिलकर भी नहीं कमा सकते। अंदर से हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। मैंने अपने दोस्त की तरफ देखकर कहा कि हमारे पुराने साथी तो बड़े ज्ञानी निकले। मेरे दोस्त ने कहा कि छोड़ो भी सब पुरानी बातें हैं। इतने सालों बाद सब मिले हैं और बहुत से लोग सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। आखिर तुम अभी भी इस समूह के सबसे अमीर इंसान हो, भले ही वो पैसा तुम्हें तलाक से मिला हो। हमने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। सालों बाद मिले पुराने साथी एक एक करके खड़े होकर स्वागत करने लगे। मेरे दोस्त ने तालियां बजाकर सबका ध्यान खींचा और कहा कि आज रात सब दिल खोलकर खाओ और पियो, क्योंकि जिसका बैंक खाता सबसे बड़ा होगा वही आज का पूरा बिल भरेगा। सबने जब मुझे पीठ पर थपथपाते हुए देखा तो वे तुरंत समझ गए कि आज का सारा खर्च कौन उठाने वाला है। सबने तालियां बजाकर उत्साह जताया और माहौल अचानक से बेहद खुशनुमा हो गया। जब सब थोड़ा शांत हुए तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे मजबूरी में ये बात माननी पड़ेगी और सब आज रात जमकर मजा करें। कुछ समय बाद शराब पीते हुए चेना ताओ ने मेरी बाह पकड़ी और कहा कि वो पूरी 12वीं कक्षा का एक बड़ा रियूनियन रखना चाहता था, लेकिन झंझट के डर से उसने ये विचार छोड़ दिया। मैं उसकी बात समझ गया था। हमारे साथ पढ़ने वाली मशहूर लड़की बाई निंगबिंग ही थी, भले ही वो दूसरे सेक्शन में थी। अब जब मेरा उससे तलाक हो चुका है तो हमारी बैच की सबसे मशहूर और अमीर हस्ती वही है। तभी हाई स्कूल की एक पुरानी सहपाठी ने मेरे साथ जाम टकराया और कहा कि वो मुझसे बहुत प्रभावित है क्योंकि 2 खूबसूरत लड़कियां मेरे पीछे थी और नमे से एक अनलान ने अभी तक शादी नहीं की है। फिर उसने बाकी सबसे कहा कि वो सबसे ज्यादा मेरी ही इज्जत करती है क्योंकि मैंने बाई निंगबिंग के बुरे समय में उससे शादी की और जब वो शहर की सबसे अमीर औरत बन गई तो उसे तलाक दे दिया। ये सुनकर सब हंसने लगे। चेना ताओ ने स्थिति संभाली और तालियां बजाकर सबका ध्यान खींचते हुए कहा कि सिर्फ मेरे बारे में बात ना करें और सब अपने अपने काम और जिंदगी के बारे में बताएं। इसके बाद माहौल सामान्य हुआ और लोग अपनी अपनी बातें साझा करने लगे।
तभी दरवाजा खुला और एक सुरीली आवाज आई कि चेना ताओ ने इतनी बड़ी पार्टी में उसे न बुलाकर बहुत गलत किया और ये दावत उसकी तरफ से होनी चाहिए थी। सबने मुड़कर देखा तो हाई हील्स की आवाज के साथ एक बेहद खूबसूरत महिला कमरे में आई। चेना ताओ ने झेंपते हुए कहा कि वो उसके व्यस्त काम में खलल नहीं डालना चाहता था। बाई निंगबिंग मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई और बोली कि वो कितनी भी व्यस्त हो, उसे आना ही पड़ता वरना उसका पति सच में उसे छोड़ देता। उसकी बात सुनते ही सब मुझे घूरने लगे। मैं सोचने लगा कि तलाक होने, कागजात दस्तखत होने और अलग रहने के बाद भी ये महिला मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही है। चेना ताओ ने मेरी उलझन देखी और मजाकिया अंदाज में बात बदलते हुए पूछा कि अब जब मैं एक अकेला पुरुष हूं तो मुझे कैसी जीवन संगिनी चाहिए। उसने ये भी मजाक किया कि अगर मुझे कोई न मिले तो वो खुद मेरे लिए रूप बदल सकता है। सब हंस पड़े। मैंने थोड़ा सोचकर कहा कि मुझे एक समझदार और ख्याल रखने वाली परिपक्व साथी चाहिए। ये सुनकर बाई निंगबिंग का चेहरा उतर गया। उसने बताया कि आज दोपहर काउंसलिंग के दौरान अनलान ने भी उससे यही सवाल पूछा था कि तलाक के बाद मैं किस तरह की साथी चाहता हूं। तब मैंने अनलान को जवाब दिया था कि मुझे बिल्कुल वैसी ही साथी चाहिए जैसी बाई निंगबिंग पहले हुआ करती थी। इस पर अनलान ने मुस्कुराकर कहा था कि मैंने उसकी जरा भी इज्जत नहीं रखी। मैंने एक गहरी सांस ली और अनलान से कहा कि वो मुझे अच्छे से जानती है। मैं जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार कर सकता हूं, चाहे हम अलग ही क्यों न हो जाए। पार्टी खत्म होने पर मैं थोड़ा जल्दी बाहर आ गया और वहां मुझे अनलान मिली। उसने कहा कि मैंने शराब पी रखी है इसलिए वो मुझे घर छोड़ देगी। उसकी गाड़ी में बैठते ही मैंने माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए एक चुटकी बजाई और मजाक में कहा कि अब तुम वो बात भूल चुकी हो। अनलान ने तुरंत कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने सिर हिलाया और कहा कि मुझे पता है। जब वो बार बार अपनी बात पर जोर देने लगी तो मैंने मजाकिया अंदाज में उसकी बात टाल दी, जिससे वो चिढ़कर मुझे छोटे छोटे घूंसे मारने लगी। तभी गाड़ी की खिड़की पर दस्तक हुई। बाहर मेरी पूर्व पत्नी बाई निंगबिंग खड़ी थी। वो गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोलकर मुझे बाहर खींच ले गई और बिना कुछ सोचे समझे उसने अनलान के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अनलान लड़खड़ा गई। मैंने बाई निंगबिंग को रोका और पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। बाई निंगबिंग का सांस फूल रहा था। उसने अनलान पर चिल्लाते हुए कहा कि अनलान ने उसे धोखा दिया है और उस पर चाल चली है। अनलान ने अपना गाल सहलाते हुए कहा कि उसने योजना जरूर बनाई थी, लेकिन उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि इसमें जोखिम है और हर कोई मुश्किल हालात से उबर नहीं पाता। मुझे एहसास हुआ कि मामला कुछ और ही है। अनलान मेरी मन चिकित्सक थी। ये बात मैंने कभी बाई निंगबिंग को नहीं बताई थी ताकि वो असुरक्षित महसूस न करे। बाई निंगबिंग मुझे एक शांत जगह ले गई और रोते हुए बताने लगी कि कुछ महीने पहले अनलान ने उसे बताया था कि मुझे शादी और परिवार को लेकर बहुत डर है और जब तक मैं अपने पुराने पारिवारिक मुद्दों को न सुलझा लूं, मैं ठीक नहीं हो सकता। उसने बताया कि जब उसकी कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली थी, तब एक रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए आया था जो मेरा सौतेला भाई था। उसने मेरे परिवार के घावों को भरने के लिए उससे संपर्क किया था। साथ ही अपनी एक सहेली को मेरे भाई का दिल तोड़ने से रोकने के लिए उसने नाटक किया था। बाई निंगबिंग ने दुखी होकर कहा कि अनलान ने उसे झांसे में लिया और इस सब चक्कर में मेरी असुरक्षा और बढ़ गई, जिससे मैं उससे दूर हो गया। उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि हम फिर से शादी कर लेते हैं और नया परिवार शुरू करते हैं। मुझे समझ आ गया कि बाई निंगबिंग सच कह रही थी और अनलान ने ही ये सब रचा था। फिर भी मैंने एक ठंडी सांस ली और कहा कि भले ही उसने मेरी उलझन सुलझा दी हो, लेकिन हमारा तलाक हो चुका है। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। मुझे एक साधारण जिंदगी चाहिए, जबकि वो सफलता की ऊंचाइयों पर जाना चाहती है। बाई निंगबिंग भावुक हो गई और कहने लगी कि अगर मुझे उसके पैसों से दिक्कत है तो वो सब दान कर देगी,
लेकिन मैंने मना कर दिया और उससे कहा कि हम दोनों को एक दूसरे को आजाद कर देना चाहिए। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो कमरे का नजारा देखकर मैं सोच में पड़ गया। इसके बाद के दिनों में बाई निंगबिंग ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया और मेरी मां के साथ समय बिताने लगी। एक महीने बाद जब मैं अपनी मां के साथ खाना खा रहा था, तब उसने एक गर्भावस्था जांच पट्टी दिखाई। मेरी मां बेहद खुश हो गई और तुरंत उसके लिए खास खाना बनाने चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं उसे अस्पताल ले गया तो मैंने एक शानदार गाड़ी में एक लड़के को चश्मा पहने देखा। मैंने अनजाने में कहा कि गाड़ी बहुत अच्छी है। बाई निंगबिंग ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वो चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा कि वो बहुत महंगी है। इस पर बाई निंगबिंग ने पूरे यकीन के साथ कहा कि वो मेरे लिए कुछ भी खरीद सकती है, क्योंकि उसके कमाए पैसों पर पहला हक मेरा ही है। मैंने खुश होकर उसके गाल पर चुंबन लिया और पूछा कि हम गाड़ी देखने कब चलेंगे। बाई निंगबिंग ने मुझे हैरानी से देखा और पूछा कि महज एक चश्मा खरीदने के लिए गाड़ी के शोरूम जाने की क्या जरूरत है।